आयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद अगला सुप्रीम लीडर कौन? इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों के बीच जिस नाम की सबसे ज्यादा बहस हो रही है वो है अली लारिजानी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें ईरान के डी फैक्टो लीडर के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये शख्स जिसे खामेनेई ने अपनी मौत से ऐन पहले अपना की एडवाइजर नियुक्त किया था। क्यों उन्हें ईरान का सबसे चतुर ऑपरेटर और रूढ़िवादी सोच का शख्स कहा जाता है? एक ऐसा शख्स जो काफी स्मार्ट तरीके से सिस्टम को चलाता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है। तो इस वीडियो में बात होगी ईरान के उस लीडर की जो अमेरिका के लिए सुप्रीम लीडर के तौर पर बेहतर विकल्प हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगाम। अली अर्दशीर लारिजानी का जन्म 3 जून 1958 को इराक के नजफ शहर में हुआ था। उनके पिता आयतुल्ला मिर्जा हाशिम अमूली अपने जमाने के एक बहुत बड़े शिया धर्मगुरु हुआ करते थे। लारिजानी ने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में शरीफ यूनिवर्सिटी से ली। बाद में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से वेस्टर्न फिलॉसफी में पीएचडी की। लारिजानी ने इमैनुअल कांट और डेविड लुइस जैसे दार्शनिकों पर किताबें भी लिखी हैं। 1979 की क्रांति के बाद लारिजानी ने अपने करियर की शुरुआत IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक मेंबर के तौर पर की थी। फिर बाद में वो कमांडर बनाए गए। उन्होंने 1980 से 88 के दौरान ईरान इराक युद्ध में ब्रिगेडियर जनरल के रैंक पर काम किया। यही वो वक्त था जब उन्होंने IRGC के सीनियर जनरल्स के साथ अपने ऐसे गहरे कनेक्शंस बनाए जिसकी वजह से वो आज खामेनेई के बाद उनके उत्तराधिकारी की रेस में खड़े हैं। 1992 में वो सांस्कृतिक मंत्री बने, लेकिन उनकी असली ताकत तब दिखी जब उन्हें 1994 में IRIB यानी ईरान का स्टेट मीडिया, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, उसका हेड बनाया गया। 10 सालों तक उन्होंने ईरान के सरकारी मीडिया को कंट्रोल किया। 2005 में अली लारिजानी को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया गया। वो ईरान के चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर बने। उस वक्त वेस्ट उन्हें एक सख्त टास्क मास्टर कहता था, लेकिन जल्द ही उनके और तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के बीच ठन गई। लारिजानी का मानना था कि डिप्लोमेसी को व्यवहारिक होना चाहिए, जबकि अहमदीनेजाद का रुख बहुत ज्यादा टकराव वाला था। 2007 में लारिजानी ने इस्तीफा दे दिया। इसी दौर में दुनिया ने देखा कि लारिजानी एक ऐसे लीडर हैं जो विचारधारा और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन बनाना जानते हैं। 2008 में लारिजानी ने संसद, जिसे मजलिस भी कहा जाता है, उसमें प्रवेश किया और स्पीकर चुने गए। वो लगातार 12 साल यानी 2020 तक इस पद पर रहे, जो ईरान के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। बतौर स्पीकर उन्होंने खुद को एक मास्टर मीडिएटर के रूप में स्थापित किया। चाहे वो कट्टरपंथी हो या सुधारवादी, लारिजानी जानते थे कि बिल कैसे पास करवाना है और आम सहमति कैसे बनानी है। 2015 की परमाणु डील को संसद से मंजूर करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने राष्ट्रपति रूहानी के साथ मिलकर काम किया, जिससे कई कट्टरपंथी उनसे नाराज भी हुए। लेकिन लारिजानी को पता था कि उस वक्त ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए ये डील जरूरी है। लारिजानी की राह हमेशा आसान नहीं रही। 2021 और फिर 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में गार्डियन काउंसिल ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। यह उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका था। लोगों को लगा कि लारिजानी का चैप्टर अब बंद हो चुका है, लेकिन राजनीति में हफ्तों में किस्मत बदलती है। 2025 में जब ईरान फिर से आंतरिक विरोध प्रदर्शनों और बाहरी खतरों, जिनमें इजराइल अमेरिका तनाव भी शामिल है, से घिरा हुआ था, तो खामेनेई को एक ऐसे भरोसेमंद ऑपरेटर की जरूरत पड़ी जो सुरक्षा तंत्र और डिप्लोमेसी दोनों को संभाल सके। अगस्त 2025 में उन्हें वापस सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया गया। यह लारिजानी का ग्रैंड कमबैक था। अब आते हैं आज के हालात पर। 1 मार्च 2026 को जब ईरान में नेतृत्व का वैक्यूम पैदा हो गया है, अली लारिजानी की भूमिका सबसे अहम है। आयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद संविधान के मुताबिक एक अंतरिम सरकार बनाने की प्रोसेस चालू हो चुकी है और इस प्रोसेस में लारिजानी का दबदबा साफ है। लारिजानी इस वक्त 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। पहला है डिप्लोमेटिक फ्रंट। पिछले हफ्ते वो ओमान में थे, जहां उन्होंने अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट बातचीत की नींव रखी थी। व्हाइट हाउस में उनके नाम की चर्चा इसलिए है क्योंकि वो अकेले ऐसे सीनियर लीडर बचे हैं जिनके पास पश्चिम के साथ बातचीत करने का अनुभव भी है और IRGC का समर्थन भी। लारिजानी को अक्सर ईरानी राजनीति का एक तेज तर्रार नेता कहा जाता है। वो एक रैशनल कंजर्वेटिव है। वो इस्लामिक गणराज्य को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि कब झुकना है और कब वार करना है।
जनवरी 2026 में अमेरिका ने उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। ये दिखाता है कि पश्चिम उन्हें एक कमजोर मोहरा नहीं बल्कि एक शार्प दिमाग वाला नेता मानता है। उनके नीति निर्माण में तर्क और आकलन का असर दिखता है। वो भावनाओं के बजाय सामरिक लाभ पर ध्यान देते हैं। यहां आपका यह जानना भी जरूरी है कि क्यों लारिजानी अमेरिका के लिए सुप्रीम लीडर के तौर पर बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अमेरिका और इजराइल के निशाने पर जो अगले लीडर्स हैं उनमें लारिजानी भी एक है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से न्यूक्लियर डील में उनका रोल रहा, जहां उन्होंने ईरान के अधिकारों की भी रक्षा की और वहीं वेस्ट के साथ भी डायलॉग का रास्ता खोले रखा। लारिजानी का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर अमेरिका की चिंता को एड्रेस किया जा सकता है। इसलिए अगर अमेरिका को कोई बेहतर ऑप्शन लगता है तो वो हार्ड लाइनर से ज्यादा लारिजानी को प्रेफर कर सकता है, क्योंकि वो बातचीत के लिए ओपन है। वो ना तो पूरी तरह सुधारवादी हैं और ना ही पूरी तरह कट्टर। वो एक सर्वाइवर है। क्या ईरान की सत्ता अब लारिजानी के पास होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस महासंकट में ईरान को शायद एक सर्वाइवर की ही जरूरत है। तो ये है ईरान के उस सुप्रीम लीडर बनने की रेस में शामिल शख्स की कहानी, जो अमेरिका के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।